नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। खेत से लेकर खलिहान, कृषि कैबिनेट से किसान कल्याण। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसी कड़ी में राज्य के इतिहास में पहली बार कृषि कैबिनेट की बैठक भोपाल से बाहर आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 2 मार्च को जनजातीय अंचल बड़वानी में राज्य की पहली कृषि कैबिनेट आयोजित करने जा रही है। यह बैठक किसान कल्याण वर्ष 2026 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों की बेहतरी के लिए हम कई प्रकार के नवाचार कर रहे हैं। हमारी सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। राज्य सरकार के 17 अलग अलग विभागों, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि उद्योग को साथ लेकर किसानों की समृद्धि के लिए बगीचे से लेकर बाजार तक विस्तृत योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहली बार कृषि कैबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में 2 मार्च को आयोजित की जा रही है। इसमें हम किसानों को होली की सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित इस वर्ष में हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले सभी कार्यों और नवाचारों को प्रोत्साहन देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुई फसल क्षति के मुआवजे के लिए सर्वे के बाद सरकार मदद कर रही है। मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट है। प्रदेश में रबी, खरीफ, ग्रीष्मकालीन फसलों की अच्छी उत्पादकता है। मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गेहूं उत्पादन में भी हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। प्रदेश में उड़द, मसूर, तुअर पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है। मध्य प्रदेश तिलहन में भी प्रथम स्थान पर रखता है। वहीं सोयाबीन और मूंगफली सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही होती है। प्राकृतिक खेती और बागवानी में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। किसानों की समृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित इस वर्ष में हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले सभी कार्यों और नवाचारों को प्रोत्साहन देंगे। तो इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आई है, हम आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता, सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी, और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। पूरे वर्ष को तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार नवाचार कर रही है और मध्य प्रदेश में पहली बार कृषि कैबिनेट करने जा रही है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। किसान कल्याण के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में बड़वानी में 2 मार्च को पहली बार कृषि कैबिनेट होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि हम होली पर किसानों को सौगात भी देने वाले हैं। तो किसानों की दशा और दिशा कैसे बदली जा सके, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके, कैसे उनके फसलों के दाम बढ़ाए जा सके, कैसे उनकी आमदनी को दोगुना किया जा सके, इसको लेकर तमाम योजनाएं, तमाम नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पहली बार कैबिनेट की जो पूरी है, यानी कि कृषि कैबिनेट होगी। पहले कैबिनेट में कृषि के मुद्दे उठा करते थे, कृषि से जुड़ी तमाम जो है वो योजनाएं वहां पर आती थी, तमाम प्रस्ताव आते थे, उन पर कैबिनेट अपनी मोहर लगाती थी। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब पूरी की पूरी कैबिनेट ही कृषि को समर्पित कर दी गई है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ कुलदीप सिंह भदौरिया जी, प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ, जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और संयोजक निमाड़ किसान महासंघ कृष्णकांत रोकड़े जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी से करूंगा। आलोक जी, देखिए, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार नवाचार कर रही है और पहली बार अब मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे किसानों को क्या खास हो सकता है, क्या उन्हें सौगातें दी जा सकती हैं इस दौरान? और विशेष तौर पर एक दूसरा सवाल यह भी है कि बड़वानी को ही क्यों चुना गया कृषि कैबिनेट के लिए? देखिए तिवारी जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जहां सरकार यानी कैबिनेट आदिवासियों के बीच में पहुंच रही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि इनकी सुध लेना बहुत जरूरी है।
किसानों की सुध लेना बहुत जरूरी है। और ये नवाचार कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के प्रति चिंतित है। वो चाहती है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, किसानों का जीवन स्तर सुधरे। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। निमाड़ मालवा मध्य प्रदेश की 260 सीटों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जहां 230। तक मुझे जानकारी है, मध्य प्रदेश की 66 सीटें 66 विधानसभा सीटें निमाड़ मालवा क्षेत्र से आती हैं। और ये सच मानिए कि जो इस क्षेत्र में बहुमत पाता है वही मध्य प्रदेश में सरकार बनाता है। पिछले बार का जो आंकड़ा है उसके चलते इन 66 सीटों में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। दूसरी चीज, निमाड़ में करने से निमाड़ के आसपास के 7 जिलों में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि ये सभी जिले आदिवासी, कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्ट से जुड़े हुए हैं, आदिवासी बाहुल्य हैं। तो एक तरीके से किसान के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार का इसमें दोहरा हिसाब है। वो किसान के साथ साथ आदिवासी भाइयों को भी साधना चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि मध्य प्रदेश सरकार उनकी हित चिंतक है, इसीलिए वो उन तक पहुंची है इस माध्यम से, कैबिनेट बैठक के माध्यम से। तिवारी जी, आलोक जी, इस कैबिनेट की बैठक में क्या खास किसानों के लिए देखने को मिल सकता है, किसानों के हित में? देखिए, अभी तो सरकार ने कोई पत्ते अपने खोले नहीं है, लेकिन सरकार यहाँ जाकर कई योजनाओं की लॉन्चिंग कर सकती है। मसलन जो सुनने में आ रहा है कि श्री अन्न को लेकर वो कोई योजना ला सकती है। मसलन नर्मदा विकास प्राधिकरण को लेकर, नर्मदा कॉरिडोर को लेकर वो कोई योजना ला सकती है। प्रसंस्करण यूनिट भी उस क्षेत्र में ला सकती है। और हो सकता है कुछ अन्य घोषणाएं भी करे, सिंचाई को लेकर, सिंचाई के सिस्टम को लेकर। तो अभी दावे से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा अनुमान है कि सरकार किसानों को कुछ ना कुछ राहत देगी, किसानों के लिए कई योजनाएं वहां लॉन्च करेगी। ये इतना तो मान के चला जा रहा है। तिवारी जी, ठीक है। कुलदीप जी, क्या अपेक्षा है इस कैबिनेट से? अभिजीत जी, भारतीय किसान संघ निरंतर बहुत पहले से इस बात की मांग करता रहा है कि कैबिनेट की बैठक तो हो जिसमें केवल और केवल कृषि के विषय में ही चर्चा हो। भारतीय किसान संघ ने तो इससे पहले ये भी मांग किया है कि 3 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें केवल और केवल कृषि से संबंधित बात ही हो। यह किसान संघ की बहुत पुरानी मांग रही है। चलिए, अच्छी आए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा निर्णय है, हम इसका समर्थन करते हैं। और सरकारों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब कृषि कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे ठोस निर्णय होना चाहिए जिससे सबसे पहले किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अभिजीत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार को भी मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि सबसे पहले तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा की जाती है उसकी कानूनी गारंटी सरकार दे। पहली मांग तो भारतीय किसान संघ की है। और जब कानूनी गारंटी देने के पश्चात फिर अगर किसानों को वास्तव में आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं, संपन्न बनाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में जाकर लागत निकाल करके और उसके लाभकारी मूल्य के विषय में आगे बढ़ना चाहिए ना। एक पहला बिंदु तो मेरा ये हो गया। दूसरा अभिजीत जी, मेरा बिंदु ये है ना कि फसल बीमा अभी जो है ना वो बहुत अधिक कार्यशाली नहीं है, बहुत अच्छी प्रभावशाली नहीं होने के कारण से किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ नहीं मिलता है। तो खेत को इकाई मानते हुए फसल बीमा की घोषणा सरकार को करना चाहिए। जब अभी क्या है, पंचायत इकाई है और पंचायतों का निर्माण जो इस तरह से हुआ है, तिरछी है, इधर उधर, तो प्राकृतिक आपदा के समय में जो नुकसान किसानों को होता है तो फसल बीमा के माध्यम से उसको मुआवजा पर्याप्त या उसको रकम की क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो फसल कटाई प्रयोग हैं हमारे, उन फसल कटाई प्रयोगों में राजस्व विभाग की भूमिका बहुत अधिक होती है। तो राजस्व विभाग की भूमिका को समाप्त कर देना चाहिए। केवल कृषि विभाग चूंकि कृषि से संबंधित है और कृषि की सारी बातों को वो जानता है, तो इसलिए कृषि विभाग ही फसल कटाई प्रयोग करे। और अभी क्या हो रहा है कि राजस्व विभाग के दखल के कारण से किसान जो अपने खेत में वास्तविक फसल उत्पादन लेता है और सरकारी रिकॉर्ड में जो उसका उत्पादन लिखा होता है वो कम लिखा होता है। मान लीजिए मैं अगर गेहूं को लेकर के चलूं तो सरकार सरकारी समर्थन मूल्य पर 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से खरीदती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड अगर देखा जाए कि सरकारी रिकॉर्ड में वो कितना लिखा हुआ है, मुश्किल से 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यानी कि किसान जब फसल बीमा में अपनी
प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है और बीमा के तहत वो अपना दावा करता है, तो बीमा कंपनी ये कहती है कि सरकार 32 कुंटल का लिख के दे रही है, तो 32 कुंटल तो आपका पैदा हुआ है, यानी किसान को तो नुकसान हो गया, लेकिन बीमा में और सरकार के यहाँ उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं। तो इसकी अभी और इसके बाद आगे मैं बढ़ूं, ये फसल बीमा को लेकर के दूसरा बिंदु हो गया। तीसरी बात, अभी भावांतर की वो घोषणा की है सरसों और मूंगफली के लिए सरकार ने। सोयाबीन में भी भावांतर देखा गया तो एक आंकड़े निकल करके आए हैं कि 31% किसानों को ही भावांतर का लाभ मिला है, बाकी 69% किसान तो बाजार के भरोसे रहे। एक ऐसा रोड मैप बनना चाहिए, इतना अच्छा क्रियान्वयन होना चाहिए कि कोई भी किसान भावांतर की स्कीम लागू है तो उससे छूटने ना पाए। अगर समर्थन मूल्य से नीचे उसकी सरसों बिकी है या मूंगफली बिकी है या अन्य फसल बिकी है तो भावांतर स्कीम के तहत उसको पूरा भुगतान होना चाहिए। मॉडल रेट भी इसमें आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात यह है ना कि इस तरह का रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए कि अगर किसान की फसल मान लीजिए 6200 रुपए उसका समर्थन मूल्य सरसों का, और अगर वो नीचे बिकता है 5500 बिकता है तो उसको 700 होना चाहिए, 4000 बिकता है तो उसको 2200 का भुगतान होना चाहिए। यानी हर किसान के लिए अलग अलग नीति का निर्माण होना चाहिए। ये तीसरी बात, अभी हमारे पत्रकार, सम्मानित पत्रकार बंधु कह रहे थे श्री अन्न को लेकर के योजना आ सकती है। बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए, लेकिन सही बात तो ये है कि बाजरा की श्री अन्न के तहत बाजरा की क्या दुर्गति इस साल रही है कि एमएसपी पे भी नहीं बिक पाया है। तो ये सारी बातें जब तक किसान की आर्थिक स्थिति में आप सुधार नहीं कर पाएंगे तो आत्मनिर्भर तो किसान बनने से रहा। यदि आर्थिक स्थिति में उसके सुधार होगा, उसकी फसलों का पर्याप्त मूल्य उसको मिलने लगेगा, उस स्थिति में अजीत जी किसानों को ये समझ में आएगा और किसान संघ भी इस बात का वो धन्यवाद करेगा अगर आर्थिक स्थिति किसानों की सुधरती है। यानी कि यदि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उनकी फसलों के दाम तय करना सबसे जरूरी है। जी जी अभिजीत जी ठीक है। कृष्णकांत जी, देखिए कैबिनेट की बैठक अक्सर होती आई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब कृषि कैबिनेट की बैठक हो रही है। हालांकि कैबिनेट का जो फोकस रहता है वो तो पूरे प्रदेश पर ही रहता है, लेकिन विशेष तौर पर बड़वानी को पहली बार चुना गया है कैबिनेट के लिए। तो क्या लगता है कि बड़वानी के लिए कुछ खास, कुछ अलग देखने को मिल सकता है? क्योंकि बड़वानी में कपास की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, मिर्च की खेती बड़ी मात्रा में होती है। जी, मैं आप सबको जय निमाड़ कहने के साथ में बताना चाहूंगा मैं कि बड़वानी में कैबिनेट का निर्णय लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़वानी में जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री महोदय या अन्य हमारे जो सीनियर लीडर्स होते हैं, प्रधानमंत्री जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की भौगोलिक चीजों के बारे में प्रशासन के नुमाइंदों के द्वारा उनको जानकारी दी जाती है। और जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, अगर कभी निमाड़ क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले आज वहाँ वो बोलेंगे जय भिलट देव की। तो मेरा कहने का मतलब ये जय भिलट देव की कहने के बजाय जय नर्मदा मैया की कहने के बजाय वहाँ के स्थानीय जो आदिवासी हैं वो कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे और आज नहीं कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन की एक टीम को इस पर लगाया जाना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मैं चूंकि निमाड़ महासंघ से हूं और निमाड़ का बासिंदा हूं मैं, मुझे मालूम है कि मेरे क्षेत्र के अंदर पहले जो है दलहन एक इतना बढ़िया तरीके से चीजें हुआ करती थी और प्राकृतिक चीजें हुआ करती थी, उसको किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं हुआ करता था उनमें। और जो है तिलहन में भी हम बहुत आगे हुआ करते थे, लेकिन आज हम समस्त तरीके की चीजों में पिछड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं, मैं पिछले दिनों झाबुआ गया था, मैं झाबुआ से वो गोल वाली मक्का खरीद करके लाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कभी ओरिजिनल चीज खरीदनी तो मुझे जो हमारे बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है वहीं से मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो फसलें हैं उन फसलों को सही तरीके से बीज उपलब्ध करवाया जाए, खाद उपलब्ध करवाया जाए और साथ ही साथ उनको प्रिजर्व करने की बात हो। क्या होता है, जैसे कि अभी कुलदीप जी ने बोला कि भावांतर, मैं भी कई चीजों से आप की इत्तेफाक रखता हूं और चूंकि हम भी एक संगठन है, किसानों के लिए काम करते हैं, तो कहने का मतलब है कि आपने उत्पादन तो कर लिया, लेकिन जब उसकी प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुआ तो आपने व्यापारियों के माध्यम से या जो भी बेचने खरीदार लोग होते हैं उनके पास जब बेचने के लिए गए तो उनको दाम ही नहीं मिला। और कई बार आप भी लोग टीवी पर दिखाते हैं, कई बार सड़कों के किनारे जो है टमाटर सड़ रहे हैं, प्याज फेंके जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम निमाड़ के लोग वैज्ञानिकों से भी बेहतर खेती करना जानते हैं। अगर आप सरकारें ईमानदारी से हमारे साथ में मिलकर के कुछ काम करना चाहती है तो हमारे लोगों को चिन्हित करके उनको उस क्षेत्र में उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित करें, उनको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। और एफपीओ जो है, अभी चूंकि मैं जहां तक जानता हूं
निमाड़ में हमारे मात्र लगभग 1 या 2 ही एफपीओ हमारे काम कर रहे हैं। उन एफपीओ की जिम्मेदारी और उनका जो कार्य है, उस कार्य को प्राथमिकता के साथ में सरकारें जोड़े और उनका प्रोत्साहन करें, तो मुझे लगता है कि किसानों को कहीं ना कहीं, मैं चूंकि किसानों के बीच में काम करता हूं, मुझे बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि एफपीओ कितना सार्थक हो सकता है। जैसे कटाई की बात आई, हमारे एफपीओ अगर कभी सक्षम हो जाते हैं तो इनके जो लाभ का धंधा बनाने की बात है, क्योंकि समय हमारे पास कम है और मैं उसको डिटेल में बताना चाह रहा था, लेकिन लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि किसानों को जो नियति और नियति उनकी साफ होनी चाहिए, सरकार के नुमाइंदों की और प्रशासन के नुमाइंदों की भी नियति साफ होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में साफ नियति होनी चाहिए, तो बेहतर तरीके से हो सकता है। अन्यथा तो ऐसे कई कैबिनेट होती रहेगी और कैबिनेट बिल्कुल, होकर लेकिन कृष्णकांत जी ये भी तो कह सकते हैं ना, देखिए कैबिनेट की बैठक होती आई है, तमाम सारी हुई, लेकिन पहली बार जब कृषि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है तो एक पहल की शुरुआत तो हो गई है। अब जब बैठकें होंगी इस प्रकार से तो निश्चित तौर पर जो तमाम बातें आप कह रहे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो इन बातों का जिक्र उस कैबिनेट में भी किया जाएगा। बिल्कुल, मेरा यही कहने का मतलब है कि देखो, हम करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं इनके ऊपर, बैठकों के ऊपर करेंगे, उससे बेहतर है हम किसानों के उन्नयन के लिए भी बात करें ना, उनकी स्थानीय स्तर की क्या आवश्यकता है। आपने बैठक करी, बैठक की सार्थकता निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब हवाई जहाज से उड़ के चले गए, कोई अपने वाहनों से उड़ के चले गए, सारे शासन प्रशासन के लोग लग गए, बड़े बड़े बिल आ गए और बिल लगने के बाद में खेल खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो है आपको सार्थकता होनी चाहिए कि आपने जो काम किया, उस काम के सहारे निमाड़ में आपको किसी एक चीज को आपको बनाना पड़ेगा वहां पर कि भैया ये क्लस्टर बना रहे हैं हम, इस क्लस्टर में हमको ये डेवलप करना है और किसानों को हम इसको प्रोत्साहन करेंगे, इसको लेकर के इस तरीके के भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। अन्यथा तो जो है बैठक होकर के चली जाएगी। कई सरकारें पिछले समय में भी, हमारे मुख्यमंत्री जी कहा करते थे लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन आज तक कुलदीप जी का कहना है कि लाभ का धंधा तो बन नहीं पाया है। भावांतर में भी जो है अगर जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है आलोक जी, तो मेरा कहने का एमएसपी का मुद्दा हमेशा से उठता आया है किसानों को लेकर, और हमेशा हर किसान कहते हैं कि आप हमारी फसलों के दाम तय कर दीजिए, हमें कोई योजना का लाभ दे ना दे, सब्सिडी दे ना दे, अगर आप हमारी दाम तय कर देते, हमारी फसलों का उचित दाम हमें मिलने लगेगा तो हम खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमें फिर किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल, हम तो निमाड़ महासंघ, ठीक है, मैं आऊंगा कृष्णकांत जी, सवाल मेरा आलोक जी से था। अभिजीत जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में खेती की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस परिप्रेक्ष्य में किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल सच बात है। अगर उसको ये मूल्य मिल रहा होता तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। आज पेस्टिसाइड्स, यूरिया, उन्नत बीज और फिर लागत, जो मैनुअल लागत है या ट्रैक्टर की लागत है, सिंचाई की लागत है, ये कई गुना बढ़ गई है और उस परिप्रेक्ष्य में किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही है। हमें कोई एक ऐसा मॉडल सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, वो चाहे एमएसपी के माध्यम से मिले या किसी अन्य चीज के माध्यम से मिले। ये मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा, केवल किसानी के दम पर या केवल खेती के दम पर आज कोई भी किसान सरसब्ज नहीं हो सकता। जो सीमांत कृषक हैं उनको खेती किसानी में मल्टी क्रॉप लाना पड़ेगी। इसके साथ साथ उनको बागवानी में भी आना पड़ेगा, इसके साथ साथ उनको डेयरी फार्मिंग में भी अपना हाथ आजमाना पड़ेगा, बकरी पालन में भी हाथ आजमाना पड़ेगा। अकेले खेती से वो जो सीमांत कृषक है 10 बीघे से नीचे वाला, वो अपना परिवार नहीं चला सकता आज की तारीख में। बड़े किसानों की बात नहीं है, जिनके 200 बीघे के, 500 बीघे के, 1000 बीघे फार्म है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली दिक्कत सीमांत किसानों को है, लघु किसानों को है और सरकार को इस ओर फोकस करना चाहिए। क्योंकि बड़े किसान कितने हैं? मुश्किल से 10%, लेकिन सीमांत और लघु किसान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुतायत है और इनका लगभग 70 या 80% के आसपास ये होंगे। तो असली दिक्कत इन किसानों को आती है। तो हमें कोई पैरेलल ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे इनकी आमदनी का सोर्स बढ़े। केवल खेती पर ये यदि 10 बीघे वाले, 8 बीघे वाले लोग निर्भर रहेंगे तो अगर खेती करने के तरीके को पूरा बदल दिया है, पद्धतियों को बदल दिया जाए, दूसरे देशों में अलग अलग प्रकार से खेती होती है, हालांकि फिर किसान ये भी कहते हैं कि वो बड़ी महंगी खेती होती है, उसमें आमदनी ज्यादा आती है। नहीं, निश्चित रूप से महंगी, वो बहुत पद्धति महंगी है और महंगी होने के साथ साथ उसको आदमी सीखने में उसका कितना समय जाएगा।
ये ऐसा थोड़ी हो कि कोई चीज आई और आपने लगा दी। बिल्कुल। इस पूरी टेक्निक को आपको सीखना पड़ेगा और इस टेक्निक को सीखने का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। उस प्रकार का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, उस प्रकार की सिंचाई के स्रोत भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब कहने को तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं, कम पानी खर्च करने की बात करते हैं, लेकिन किसान रहेगा, आप कहाँ दे रहे हैं उसको? हकीकत ये है कि अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो ये जो विभाग इनका काम कर रहे हैं, इनकी ग्राउंड लेवल पर इनका भौतिक सत्यापन बहुत जरूरी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। ये इनके काम का आकलन बहुत जरूरी है और इसके काम का आकलन किसान संघ या किसान ही कर सकते हैं, कोई सरकारी महकमा नहीं कर सकता। इसका एक सोशल ऑडिटर होना चाहिए जो किसानों के ही माध्यम से हो और किसान के अलावा उसमें दीगर आदमी नहीं होना चाहिए। तिवारी जी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, क्या कहेंगे कुलदीप जी? हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही। सोशल ऑडिट होना ही चाहिए। भारतीय किसान संघ, इसके अलावा अन्य जो संगठन है किसानों के लिए काम करते हैं और प्रगतिशील किसान हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। मैं अभिजीत जी, यही बात पहले भी मैंने डिबेट में उठाई है। दो बातों की आवश्यकता है। योजना कोई भी सरकार बनाए वो अच्छी ही बनाती है, किसानों को उससे फायदा होना चाहिए और होता भी है कुछ थोड़ा सा। लेकिन वास्तव में जहां तक बात आती है सरकार की तरफ, सबसे पहले तो सरकार उसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करे। दूसरी फिर उसका क्रियान्वयन। हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है वो क्रियान्वयन पे। जैसे उद्यानिकी को लेकर के अपन कोई बात करें, मालूम पड़ा हम पहुंचे, स्प्रिंकलर के लिए कोई सिस्टम आया, मालूम पड़ा पूरे जिले के लिए 5 केवल संख्या उसमें निर्धारित है ना, तो 5 में क्या होगा? सही बात है। फिर पर्याप्त सब्सिडी नहीं है। जो क्रियान्वयन अगर अच्छे से नहीं होगा, व्यवहारिक धरातल पर काम अच्छे से नहीं होगा, जैसे हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे, तो योजनाओं का कोई भी लाभ यहाँ किसान को प्राप्त नहीं होता है ना। और जब अच्छा क्रियान्वयन होगा तो उसी के माध्यम से किसान संपन्न बनेगा। और जो अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि हमारे लघु और सीमांत कृषक, मैं बता दूं लगभग 83-84% सीमांत कृषक है जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं है, उनको तो हम सीमांत कृषक मानते ही नहीं है। तो उनके उसके ऊपर के केवल 15-16% किसानों को अगर छोड़ दिया जाए तो वास्तव में आज किसानी के कारण से इतना परेशान है व्यक्ति कि कोई भी युवा घर पर नहीं रहना चाहता है। केवल और केवल उसका जो खर्च घर का चल रहा है वो केवल और केवल पशुपालन के कारण से चल रहा है और किसी योजना का लाभ वो ले नहीं पाता है, क्योंकि विभाग देना भी नहीं चाहते। क्रियान्वयन इतना खराब है ना, वो सब कमीशन खोरी का खेल है। स्प्रिंकलर भी लगवाना चाहे तो उनके माध्यम से दूसरी एजेंसियां आ जाएंगी, वो इतना कमीशन उसमें चला जाएगा कि मालूम पड़ा है कि वो 1 साल में 2 साल में सारा बर्बाद हो जाएगा। यानी किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो जब तक क्रियान्वयन के स्तर पर, कर्मचारियों अधिकारियों के स्तर पर समस्याएं हल नहीं होंगी, तब तक किसान की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी कृषि कैबिनेट की बैठकें कर ली जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन सोशल ऑडिट के माध्यम से यहाँ पर क्रियान्वयन अच्छे से करवाया जाए अभिजीत जी, तो किसानों की समस्या कुछ हल हो सकती है। जी कृष्णकांत जी, कितना सहमत है आप? कितना सहमत है कुलदीप जी से? मैं दोनों भाइयों की बातों से सहमत हूँ। आलोक जी की बात से भी, कुलदीप भाई साहब की बात से भी सहमत हूँ मैं। और मेरा भी यही कहना है कि ये कैबिनेट जो है, इसमें क्या है, इनको जो एक हमको जो है ना, इनके बताना पड़ेगा कि आपको जो दिया है हमने, उसका रिजल्ट क्या है। हम आंकड़ों पर ना जाते हुए हमको धरातल के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर कोई राजस्व विभाग का या कृषि विभाग का कोई अधिकारी लोग बताते हैं कि हमने फसलें लहलहा दी या हमने बहुत माकूल व्यवस्था कर दी, उस माकूल व्यवस्था को एक सोशल ऑडिट के नाम पर, जैसे कुलदीप आलोक भाई साहब ने बताया है कि हमको ग्राउंड पर जाकर के देखना चाहिए कि आपने कौन से क्षेत्र को लहलहा दिया भैया, आप वो बताओ तो सही। हम उस धरातल, पता चला हम जा रहे हैं और वहां इन्होंने कहा कि हमने तो कपास प्रचुर मात्रा में बोया, लेकिन वहां पर तो मूंगफली बोई हुई है, वहां तो सोयाबीन बोया हुआ है। तो ये जो गैप है, जो कंपनियों का गैप है, आपकी बीमा कंपनियों का जो बड़ा खेल होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में किसी क्षेत्र को, क्लस्टर को अधिग्रहित करते हैं या नॉमिनेट करते हैं इस बात के लिए कि यहाँ पर सोयाबीन होगा, वहां पर जो है कुछ विभाग वाले लोग बता देते हैं कि यहाँ पर तो कपास बोया हुआ है। और जब मुआवजा लेने की बारी आती है तो वो व्यक्ति को मिलता ही नहीं। बोले भैया हमारे पास तो इसका आंकड़ा है ही नहीं कि आपने कपास बोया हुआ, यहाँ तो सोयाबीन बोया हुआ आपने। तो कंपनियों का जो खेल है, ये शासन प्रशासन के लोग जो है, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब इतना अच्छा अगर सोचते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि वो भी जो है जमीन से जुड़े व्यक्ति है, उन्होंने सोचा है। और मेरा एक और कहना है कि अभी सुनने में आया है कि वो
जो भगोरिया पर्व है उसको राष्ट्रीय पर्व और प्रादेशिक पर्व मनाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे एक और निवेदन करते हैं, आप निमाड़ में जा रहे हैं, निमाड़ में गणगौर भी बहुत अच्छा होता है। यूनेस्को के लिए दोनों को संयुक्त रूप से इनको प्लान करना चाहिए। हमारे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा निमाड़ में, और यूनेस्को को लिस्टिंग करने के लिए अगर ये इस तरीके के भी अगर कल जाते हैं और करके आते हैं घोषणा, तो हम उसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। हम चाहते हैं एक विकास प्राधिकरण हमारे यहाँ भी बन जाए, निमाड़ विकास प्राधिकरण बन जाए, तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो वहां पर डेवलपमेंट के रास्ते खोलेगी। सरकारें अलग तरीके का एक बजट देगी, और हम शुद्ध रूप से चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ किसानों के लिए काम किया जाए, बाकी हम सब कर लेंगे। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाए और भंडारण की व्यवस्था की जाए हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका बहुत धन्यवाद, और कुलदीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके, उनकी जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके, उन्हें समय पर बीज मिले, खाद मिले, उन्हें पानी की व्यवस्था की जा सके, उनकी सिंचाई का जो है रकबा लगातार बढ़ता रहे, इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार तमाम प्रयास कर रही है। तमाम सारी योजनाएं भी प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही है, सब्सिडी भी कई योजनाओं में दी जा रही है, और अब पहली बार मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट होने जा रही है। और कहा जा रहा है कि इससे किसानों को लाभ हुआ, किसानों के तमाम जो मुद्दे हैं वो इस कैबिनेट में रखे जाएंगे और उन पर प्रस्ताव आएंगे और उनको कैबिनेट अपनी हरी झंडी भी दिखाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।